दोस्तों 6 सितंबर 2017 सन से आए हुए इस तूफान ने फ्लोरिडा में करीब 200 लोगों की जान ले ली। और आखिर ये कैसे मुमकिन है? दरअसल 2017 में फ्लोरिडा में एक सुनामी आई थी जिसने इमारतों को मिट्टी में मिला दिया था। और अब इस आपदा से लोगों की जान बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सही सलामत इस सुनामी से बाहर निकालने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान एक ऐसी मुसीबत ने दस्तक दी जिसने पूरे फ्लोरिडा के रेडियो कम्युनिकेशन को ही ठप करके रख दिया। इन शॉर्ट टोटल रेडियो ब्लैकआउट। और ये मुसीबत थी सन से आए हुए सोलर विंड्स। इससे हुआ ये कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल ना होने की वजह से नेशनल गार्ड सही से एक्शन नहीं ले पाए और 200 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब इन सोलर विंड्स पे रिसर्च की गई ना, तब ये बात सामने आई कि सोलर विंड्स का पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराना काफी आम बात है। हर दिन कई सारे सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराते रहते हैं। और आप मानोगे नहीं, लेकिन लास्ट सोलर फ्लेयर इसी साल 4 जनवरी को पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से टकराई थी। उस टकराव का प्रभाव इतना ज्यादा था, उसने पृथ्वी के आसपास घूम रहे सैटेलाइट के ऑर्बिटल पाथ को डेविएट कर दिया। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में टोटल ब्लैकआउट हो गया। अब इस हादसे के बारे में सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोलर विंड्स की तबाही की चरम सीमा है, तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हो। जरा इसे सुनिए। सुनने में किसी लो फ्रिक्वेंसी सीटी की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये लो फ्रिक्वेंसी वेव पृथ्वी से टकराई तो नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। आपके घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और साथ ही जगह जगह पर लगे बिजली के खंभे मिनटों में जलकर राख हो जाएंगे। इन शॉर्ट अर्थ पर ब्लैकआउट होगा, जो एक इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट होगा, क्योंकि इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पावर ग्रिड के लो फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगेगी। और अब जैसे ही ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वैसे ही पावर ग्रिड में एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होगा और एक बड़ा धमाका होगा। क्या आप जानते हो इस धमाके का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? हॉस्पिटल्स पर। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, हॉस्पिटल्स में कई सारे पेशेंट्स वेंटिलेटर पर होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो वेंटिलेटर पर रखे हुए पेशेंट्स की हालत बिगड़ती जाएगी और अल्टीमेटली उनकी मौत हो जाएगी। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में तो जनरेटर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल्स में जनरेटर होते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 घंटे तक ही ऑपरेशनल होते हैं। और हम जिस ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं, उसमें उन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ही ठीक करने के लिए करीबन 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। जरा इसे सुनिए। यह आवाज जितनी डरावनी सुनाई दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि इसके पृथ्वी पर पहुंचते ही कुछ ऐसा हाल होगा। एग्जैक्टली हमारा इंटरनेट ही बंद हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वेव्स पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर पर चीरते हुए सभी सैटेलाइट्स को चुटकियों में तबाह कर देगी। अब अगर इंटरनेट ही नहीं रहा, यानी कि जीपीएस नहीं, और फिर एक्सीडेंट्स होंगे। तो दोस्तों, अब इतना सब सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ये सोलर विंड्स वाकई में हमारे लिए और हमारे पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब इनसे अगर हमारी पृथ्वी को बचाना है तो एक ही रास्ता है, इन सोलर विंड्स को कैसे भी करके हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से रोकना होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नासा ने 12 अगस्त 2018 को दुनिया का सबसे एडवांस पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया, जिसने अपने लॉन्च के सिर्फ 3 महीने में ही सन के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया। यहाँ तक कि नासा ने 14 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया कि पीएसपी सन के कोरोना में जाकर वापस लौट चुका है। माइंड यू, वही कोरोना जिसका तापमान सन की सतह से भी लगभग 200 गुना ज्यादा है। अब आई नो कि आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोरोना और सन के सरफेस के बीच में 74 लाख से लेकर 1 करोड़ किलोमीटर जितनी दूरी है, फिर भी सन का सरफेस टेम्परेचर कोरोना से कम है। आखिर कैसे? एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा के साइंटिस्टों ने इस मिशन को लॉन्च किया। लेकिन अगर मैं थ्योरीज की बात करूं तो साइंटिस्टों के अनुसार सारा खेल सन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर फोटोस्फेयर में हो रहा है। इसे देखिए, यह है सन की डिफरेंट लेयर्स, जिसमें से यह है फोटोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दरअसल होता यह है कि सन का हाई प्रेशर ऑफ टेम्परेचर हाइड्रोजन और हीलियम के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देता है। जैसे सन के फोटोस्फेयर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का गरम गरम सूप बन जाता है। अब क्योंकि सन की ग्रेविटी ज्यादा है और इसीलिए इसकी मैग्नेटिक लाइन कुछ इस तरह अपने आप में टेंगल हो जाती है। पर असली तबाही का मंजर इसके बाद आगे शुरू होता है। अब जैसे ही मैग्नेटिक लाइन आपस में ही उलझ जाती है, उसमें मैटर ट्रैप हो जाता है। कभी कभी ये मैटर ठंडा होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड्स बनाता है और सन के सरफेस पर प्लाज्मा की बारिश होने लगती है। लेकिन कभी कभी जैसे ही 2 प्लाज्मा एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, उसमें एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी चिंगारियां सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट पर जाकर पहुंचती है। और इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। जब तक प्लाज्मा इस सरफेस के अंदर है, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्फवेन क्रिटिकल सरफेस के अंदर सन की ग्रेविटी का प्रभाव काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस बाउंड्री के अंदर प्लाज्मा फिर से सन की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन जब ये प्लाज्मा सरफेस बाउंड्री के बाहर आ जाता है, तो भयानक सोलर विंड्स का रूप ले लेता है, जिससे होने वाली तबाही हम पहले ही देख चुके हैं।
और इसलिए ऐसे ही कुछ हालत पार्कर सोलर प्रोब की ना हो, इसलिए उसे काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। उसके फ्रंट में कार्बन कंपोजिट शील्ड फिट किया गया है, जिसका काम है इंस्ट्रूमेंट्स को हाई टेम्परेचर से बचाना। I mean, इसी शील्ड की वजह से अगर उसके सामने का टेम्परेचर भले ही 2005 डिग्री सेल्सियस पार क्यों ना हो, इसके पीछे का टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री ही रहेगा, मतलब हमारे रूम टेम्परेचर जितना। और इसीलिए सारे सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इसके पीछे फिक्स किया गया है, जिससे उनके डैमेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इनफैक्ट इस पावरफुल शील्ड की वजह से ही PSP सन के इतना करीब होने के बावजूद भी हमें इमेजेस और साउंड भेज पा रहा है। सो इमेजेस और साउंड को कैप्चर करने के लिए इसमें कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब या विस्पर, जो कि एक कैमरा है जो CME और सोलर विंड्स को इजीली कैप्चर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट फील्ड्स। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसने सन से आ रहे साउंड को कैप्चर किया है। लेकिन एक मिनट, स्पेस तो वैक्यूम है, तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट ने सन के साउंड को कैसे रिकॉर्ड कर लिया? तो देखो, ये है फील्ड्स के अलग अलग पुर्जे। तो होता यह है ना कि सबसे पहले इस पर लगाए हुए 5 एंटीनास से सन से आ रहे सोलर विंड्स और CME को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हाईली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स सन की मैग्नेटिक फील्ड को 3D में स्टडी करते हैं। ऐसे में जब प्रोब दूर होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, जिसे डिटेक्ट करने वाला ये वाला पार्ट मैगी ऑन हो जाता है। और वहीं पर प्रोब जब सन के पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, जिसे डिटेक्ट करने के लिए मैगो ऑन हो जाता है। देन इसमें लगा हुआ सर्च कॉइल मैग्नेटोमीटर SCM मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है ये मेजर करता है। और लास्टली जैसे ही सभी सेंसर से डेटा कलेक्ट हो जाता है, उसे ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ट्रांसमीटर से होते हुए नासा के बेस स्टेशन में सेंड कर दिया जाता है। और इसी डेटा को फिर ऑडियो स्पेक्ट्रम में प्लॉट करके यानी कन्वर्ट करके वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा वेव्स की मदद से साउंड को रिकॉर्ड कर लिया। स्पेस में कई सारे पार्टिकल्स है, तो फिर वैज्ञानिक इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये साउंड सोलर विंड के ही पार्टिकल्स का है? वेल, बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन। तो देखो कितना स्मार्टली किया गया। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, EPI-LO जो लो एनर्जी सोलर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, और दूसरा EPI-HI जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, इन्हीं पार्टिकल्स को और भी स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए नासा ने इसमें सोलर विंड इलेक्ट्रॉन अल्फास एंड प्रोटॉन स्वीप नाम का एक और इंस्ट्रूमेंट भी फिट किया है, जो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर तक को मेजरमेंट कर सकता है। तो इससे क्लियरली हो जाता है दूध का दूध, पानी का पानी। पर दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब का पोटेंशियल सिर्फ सोलर विंड और CMEs तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट हम सोलर एनर्जी से निकली हुई प्लाज्मा वेव्स को हाई एनर्जी फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। MIT ने तो इस पर एक रिसर्च भी चालू कर दिया है। उनके वैज्ञानिकों का ये मानना है कि प्लाज्मा वेव्स को स्टडी कर हम अर्थ पर एक मैन मेड स्टार बना सकते हैं, और उससे निकलती हुई रीन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हम अर्थ के फॉसिल फ्यूल को भी बचा सकते हैं, उनको रिप्लेस करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।